तो अब पढ़ेंगे दोस्तों मगध के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, है ना। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। देखो बृहद्रथ क्या थे, यदि मैं इसकी बात करूँ, मगध के बारे में जानकारी कहीं भी नहीं मिलती, ध्यान रखना, मगध के बारे में जानकारी कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन दो जगह मगध के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो यदि मैं बात करूँ महाभारत की, और या फिर बात करूँ मैं पुराण की। इनमें तो पता लगता है कि क्या है कि कोई एक क्या था, राज्य था जिसका नाम क्या था, मगध था, है ना, ध्यान रखना। मगध के बारे में जो जानकारी मिलती है यहीं से मिलती है, महाभारत से लेकर। क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान रखना, तुम क्या है, बृहद्रथ। बृहद्रथ के पिता की यदि मैं बात करूँ, तो पिता का नाम था इसके जरासंध। ठीक है, ध्यान रखना। जरासंध की हत्या जो करी थी, वो किसने करी थी? वो करी थी भीम ने। पांडव थे भीम, उसने करी थी। और कराई थी किसने? श्री कृष्ण ने कराई थी, क्योंकि श्री कृष्ण को भारी पड़ गई थी बात, जरासंध को देखकर भागना पड़ गया था, है ना। मथुरा छोड़ दिया था इसको लेकर, तो बहुत खतरनाक आदमी था जरासंध भी। और उसका लड़का हुआ बृहद्रथ, जिसने क्या है मगध पर क्या है नींव रखी अपनी, है ना। और सबसे क्या है प्राचीन वंश माना जाता है, क्योंकि इसका जिक्र क्या है महाभारत और पुराण में आपको क्या है देखने को मिल सकता है। तो जरासंध बृहद्रथ का क्या था? पुत्र था, है ना। जरासंध क्या है? का पुत्र, पिता सॉरी, पुत्र। ठीक है। जरासंध क्या है? बृहद्रथ का क्या है? पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए? तो बिंबिसार हुए। ध्यान रखना, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार गद्दी पर बैठा था, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा हुआ है। और ये कोई किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैदक जीवक को क्या है भेजा था, है ना। किसको भेजा था? जीवक को। तो ये पूछा जा सकता है कि बिंबिसार का राज्य वैद कौन था? तो राज्य वैद कौन था भाई? जीवक। इस तरह से आपके क्या है क्वेश्चन बनेंगे कि राज्य वैद कौन था, तो वो था जीवक। ठीक है भाई। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग का मतलब समझ रहे क्या हुआ है? तो पांडु रोग का मतलब हुआ है पीलिया। पांडु रोग का मतलब क्या है? पीलिया। पीले रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में क्या कहा, सुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि बिंबिसार की राज्य विस्तार नीति कैसी थी? तो वो कैसी थी? वैवाहिक, युद्ध करके नहीं, कैसे? विवाह करके। विवाह करते रहे और उनसे दहेज में क्या है राज्य लेते रहे। देखते हैं। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। ठीक है, ध्यान रखना। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, है ना। तो ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखें। हर्यक वंश को क्या कहा गया? तो हर्यक वंश का दूसरा नाम जो है, हर्यक वंश का दूसरा नाम, तो दूसरा नाम है पितृहंता। पितृहंता वंश, यानी कि पिता की हत्या करके ही क्या है गद्दी पर बैठा जाएगा। ये क्या है पितृहंता वंश, इसलिए इसे कहा गया है। किसको? हर्यक वंश को ही। और बिंबिसार की जो हत्या करी वो किसने कर दी थी भाई? अजात शत्रु ने। ठीक है, ध्यान रखना, किसने कर दी थी? अजात शत्रु ने कर दी थी। तो अजात शत्रु के बारे में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो वो क्या नाम था? कुणिक। अजात शत्रु ने कितने वर्षों तक क्या है शासन किया? तो कितना? 32 वर्षों तक क्या करा? शासन करा। अजात शत्रु प्रारंभ में किस धर्म के अनुयायी थे? तो वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। अजात शत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षाकार, इसी की सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, जो क्या है गद्दी पर बैठा था। अब ध्यान से देखेंगे अजात शत्रु। तो अजात शत्रु के समय, इसी के समय में क्या हुआ था भाई? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जब इसको क्या हो गया? गौतम बुद्ध की निर्वाण लिख देता हूं मैं, है ना, निर्वाण प्राप्त किया या मृत्यु, है ना, ध्यान रखना, निर्वाण या फिर क्या हो गया? मृत्यु। जब इसके क्या हो गया था? इसके क्या है 8 साल पूरे हो गए थे गद्दी पर। ये कितने समय तक बैठा हुआ था उस समय? 8 वर्ष क्या हुए थे? पूरे हुए थे। 8 वर्ष पूर्ण हुए उसी समय इसकी क्या होगी? गौतम बुद्ध की मृत्यु होगी। और उसके बाद ध्यान रखना, पहली बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति
अभी मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया था कि पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, तो मैंने एक ट्रिक बताई तुम्हें, ए के है ना, ए से जो बनेगा वो कौन था, अजात शत्रु। ठीक है, ध्यान रखना भाई, बात समझ में आ गई। कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह में, क्योंकि ये क्या है, इनकी राजधानी। बात समझ आई, इनकी क्या है भाई, राजधानी। तो अजात शत्रु ने कितने समय तक, 32 वर्षों तक शासन किया। क्या है, कौन से धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म का अनुयायी था पहले, फिर बाद में क्या हो गया था, बौद्ध धर्म का हो गया था। वर्षाकाल की सहायता से अजातशत्रु ने क्या वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी थी, उदयन ने। उसका क्या था, वो पुत्र, और इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, इसी वंश को पितृहंता, है ना, पितृहंता, इसीलिए इसको नाम दिया गया, ध्यान रखना भाई। उदयन ने कर दी, मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन। ठीक है, तो उदयन भी जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। हरेक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, उदयन का पुत्र कौन हुआ था, नाग दशक। ठीक है, ध्यान रखना, कौन हुआ था, नाग दशक। तो उदयन के ध्यान रखना 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, रुद्र और नागदशक। ये क्या थे, तीनों के तीनों इसके क्या थे, पुत्र थे। ठीक है, ध्यान रखना। और नागदशक को भी, इन तीनों को क्या है, गद्दी से उतार दिया गया था, और उसके बाद एक नया वंश बना था, शिशुनाग वंश, आगे चल के पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हर एक वंश का राजा उदयन का पुत्र कौन हुआ, नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग की वंश की स्थापना की, है ना। मारा नहीं था इनको, क्या है, उतार दिया था। 3 पुत्र थे, तीनों को क्या है, भगा दिया गया था। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहां पर, वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया, कालाशोक, है ना। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन। तो कालाशोक से आपके ध्यान आ गई होगी बात, कालाशोक का नाम पढ़ते ही। तो कालाशोक के समय में क्या हुआ था, आइए इधर दिखाता हूँ। तो यहाँ हुआ था क्या, सेकंड बौद्ध संगति। किसके समय में, कालाशोक। ठीक है, कहाँ पर, वैशाली में, क्योंकि इनने अपनी राजधानी कहाँ बना थी, वैशाली, है ना। पहले कहाँ थी, राजगृह। राज ने वैशाली पटाली कुंडल देकर, वो याद रखे आप ट्रिक। तो पहली बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, तो अजात शत्रु के। फिर दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हो रही, तो कालाशोक के। ए के अब की बार अशोक, फिर उसके बाद कनिष्क। तो आप ऐसे ही क्या है, याद रखेंगे। ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापदम नंद था। ठीक है, ध्यान रखना, कौन था, महापदम नंद था। महापदम नंद जो था, ये क्या था, एक शूद्र थी, एक महिला थी, दासी, उसका पुत्र था महापदम नंद, जिसने क्या करा था, शिशुनाग के या नंदीवर्धन को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था उसने। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद। यह सिकंदर के क्या था, समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश, मौर्य वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी गई। किसको हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था भाई, तो किसको, धनानंद को। धनानंद बहुत ही खतरनाक आदमी था, है ना, राजा भी रहा बहुत ही जबरदस्त, और इसको बहुत अच्छे से विष का ज्ञान था। विनाश कारण होने का कारण क्या था, सिकंदर ही था। क्योंकि धनानंद का जो पहला प्रधानमंत्री था वो कौन था, चाणक्य था, जो आगे चलकर किसका प्रधानमंत्री बना था, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो जब सिकंदर क्या है, युद्ध करने के लिए भारत आया था, तब इसने क्या है, उसको सूचना दी, किसको, धनानंद को। लेकिन वो क्या है, नशे में क्या है, पूरी तरह से लिप्त रहता था। तो उसने ब्राह्मण यानी कि किसकी, चाणक्य की क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, बेइज्जती करी थी, और उसको क्या है, धक्का और लात भी मार दी थी। तो तब से ही इसने क्या किया था, इसके लिए बदले के लिए भावना जाग गई थी, किसके अंदर, चाणक्य के अंदर। और उसी समय से उसके क्या है, साथ लग गया था, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले गया, और इसके लिए इसका क्या करा, प्रयोग करा, और धनानंद को क्या है, उसको हराया, किसने, चाणक्य ने। और एक नया वंश रखा गया जिसका नाम क्या था, कौन सा, मौर्य वंश। ठीक है, पहले पढ़ते हैं सिकंदर को, फिर उसके बाद देखते हैं मौर्य को। तो पहले यहाँ देखते हैं, तो सिकंदर की यदि बात करें, तो सबसे पहला सवाल तो ये आवे कि सिकंदर कहाँ का शासक था, है ना, ध्यान रखेंगे, पहले तो ये होगा, तो मकदूनिया का शासक था या फिर फारस का था। ठीक है, ध्यान रखें। तो सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप, जो राजा भी वहीं के थे। फिलिप 369 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का क्या था, शिष्य था, है ना। तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था भाई, अरस्तु। ठीक है, ध्यान रखें इसका। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, है ना। सबसे पहले जो युद्ध करना पड़ा था, किसके साथ, पोरस के साथ में युद्ध करना पड़ा था।
इससे पहले भी युद्ध हुआ था सिकंदर का, इससे पहले भी, वो था आम्बिक राजा। लेकिन उसने क्या करा था, स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। और उसके बाद अगला जो राज्य था वो क्या था, पोरस, जो यानी कि कहाँ पर पोरस राजा था, कहाँ, पंजाब का, जो उस समय का क्या था, शासक था। और इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ वो था हाइस्पेडिस का युद्ध। कौन सा युद्ध था भाई, हाइस्पेडिस का युद्ध, जो कि कौन सी नदी पर लड़ा गया था, तो झेलम नदी पर लड़ा गया था। तो उस समय सिकंदर की पत्नी भी इसके साथ थी। इसकी पत्नी का, सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था, तो वो था रैक्सोना। ठीक है, सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था, रैक्सोना। यदि मैं सिकंदर के घोड़े की बात करूं, घोड़े का नाम, तो उसका नाम था बुकाफेल। बाउ केफला भी आपको लिखा मिल सकता है ऐसे, बाउ केफला, ये दो नाम क्या है, मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सिकंदर के घोड़े का नाम। तो सिकंदर का और पोरस का युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर, जिसे हाइस्पेडिस का युद्ध कहा गया। और इसी समय क्या है, सिकंदर ने इसको क्या है, मारा नहीं था, क्योंकि लास्ट तक लड़ते रहा। और बाद में क्या है, सिकंदर जो था एक किन्नर टाइप का आदमी था, मैं आपको बता दूं। और इसने उसको क्या है, रैक्सोना को क्या है, जीता था। रैक्सोना की भी शर्त ये थी कि यदि तुमसे बड़ा कोई योद्धा मिला या कभी तुम्हें किसी ने हरा दिया, तो मैं उसके साथ चले जाऊंगी, ऐसा कुछ था। तो जब पोरस उसके साथ लड़ा था, तो आखिर तक लड़ा था। लास्ट बिल्कुल पूरी सेना समाप्त हो गई थी, उस समय भी क्या है, पोरस लड़ रहा था। तो उसकी इस बहादुरी को देखकर क्या है, रैक्सोना बहुत ज्यादा क्या है, प्रसन्न हुई थी। और उसी की वजह से क्या है, उसको छोड़ दिया गया था, किसको, पोरस को। रक्षाबंधन मनाई थी लेकिन भाई पहले, ठीक है, कभी कुछ हो जाए दिक्कत बाद में। तो हाइस्पेडिस का युद्ध हुआ, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। ये एक मनगढ़ंत कहानी बना दी गई थी, किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा, कि यदि कोई भी किसकी ओर, मगध की ओर, अगला जो शासन था, अगला जो राज्य था वो था मगध। और मगध की ओर अगर कोई भी जाएगा, तो वो क्या है, विकलांग हो जाएगा, ऐसी एक क्या है, अफवाह फैला दी थी, किसने, चाणक्य ने। और ऐसा विष मिला दिया था कि जिससे क्या है, विकलांगता फैल गई थी उसके अंदर, सेना के अंदर, सिकंदर की। तो उन सारी सेना ने उसको क्या है, व्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया, पूरी तरह से इनकार कर दिया था। तो सिकंदर स्थल मार द्वारा 325 में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 में कहाँ पर, बेबीलोन में हो गई थी, 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो निर्याकस। यदि मैं बात करूँ थल सेनापति की, तो वो था सेल्यूकस निकेटर। कौन था भाई, सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर, थल सेनापति। बात समझ आए दोस्तों। तो इसके बाद जो चलेगा वंश, कौन सा चलेगा, मौर्य वंश, है ना। तो सिकंदर का, सिकंदर के गुरु कौन थे भाई, अरस्तु। और अरस्तु के गुरु, फिर उसके गुरु। ठीक है, अरस्तु कौन थे, प्लेटो। प्लेटो कौन थे, सुकरात। ये क्या है, गुरुओं की उपाधि है ऐसे करके। ठीक है, ध्यान रखें भाई। तो ये था जानकारी किसके बारे में, सिकंदर के बारे में। ठीक है, सिकंदर की पत्नी का नाम रैक्सोना, सिकंदर के घोड़े का नाम बाउकेफला। ठीक है। और सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन में किसके कारण थी, विष के कारण हुई थी, कि चाणक्य ने इसको क्या दे दिया था, विष दिया था वो जो, तो वो उसने असर करा था बहुत टाइम बाद। विष का बहुत बड़ा ज्ञाता था कौन, चाणक्य, है ना। यदि मैं बात करेंगे चाणक्य, अब कौटिल्य हमें पढ़ने के लिए मिलेगा मौर्य वंश में। तो ये भी कहा था सिकंदर ने कि यदि कोई भी वैद मुझे बचा सकता हो, और वो क्या है, असरफिया चली थी उस टाइम, मुद्राएं। तो मुद्राओं को अगर मैं उसे बिछा दूंगा वहां से वहां तक, अगर वो मुद्राओं पर भी चलकर आना चाहता हो तो वो आ जावे। क्योंकि ध्यान रखना, विश्व विजेता की जो उपाधि दी गई थी, किसे दी गई थी, सिकंदर को। सिकंदर को क्या दी गई थी, विश्व विजेता की उपाधि। तो सिकंदर ने अपने आप में एक उपाधि ली थी, विश्व विजेता। विश्व मतलब पूरे विश्व को जीतने ला। लेकिन आप भारत की स्थिति देखोगे, तो यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश। हेलना आपको पता ही है, सॉरी, रैक्सोना का तो आपको पता ही है। रैक्सोना क्या है, जीतता हुआ था किसने, सिकंदर ने।
तो उसने पता निकाला था कि एक यहाँ पर एक राज्य है मगध, जिसको आज तक किसी ने जीता। उस समय का सबसे पावरफुल अगर कोई राज्य था तो वो था मगध, ध्यान रखना भाई। मगध बहुत ज्यादा क्या है, पावरफुल आदमी था, जरासंध के टाइम से ही बहुत जबरदस्त था। तो उसको पता चला था कि अगर एक बार सिकंदर को उससे मिला दिया जाए तो कुछ शायद हो जाए। तो उसकी जो जानकारी दी थी मगध की, वो ध्यान रखना वो किसने दी थी, तो रैक्सोना ने दी थी सिकंदर को, कि तुमने विश्व विजेता की उपाधि तो ले ली, लेकिन विश्व में अभी एक एरिया और है जिसको तुमने अभी तक नहीं जीता। वो कौन सा है, तो पूछा गया था हिंदू कुश पर्वत के पार, है ना। तो इसको जब इसके पास है आए थे और यहाँ पर युद्ध लड़ा था पोरस के साथ, और उसके बाद क्या है वापस चला गया था सिकंदर, और वापस जाते हुए इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु। और उसके साथ में दो उसके सेनापति आए थे, जल सेनापति और थल सेनापति। तो जल सेनापति का नाम था निर्याकस, और थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, ध्यान रखें भाई। आगे पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये सब आप नोट करते हुए चल ही रहे हैं। तो अशोक के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के समय वो कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती का राज्यपाल था, है ना। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में जो इसका नाम है वो क्या है, अशोक। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और राजधानी तोखली पर अधिकार कर लिया। यहीं पर इसका एक नाम और देखने को आपको मिलेगा, वो है देवनाम प्रिय। ठीक है, ध्यान रखना। देवनाम प्रिय यानी कि जूनागढ़ अभिलेख में इसका मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, देवनाम प्रिय। यहाँ से ध्यान से देखें, कलिंग की राजधानी क्या है, तोसली पर अधिकार कर लिया। पिलनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस या टालमी द्वितीय पाटलिपुत्र में डायनिसियस नाम का एक राजपूत बैठा था, यानी कि अशोक के दरबार में आया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया था, जिनका नाम क्या था, कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। किसके लिए, आजीवक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मकलिपुत्र गोसाल। और बिंदुसार भी किस संप्रदाय का था, तो वो किसका था भाई, आजीवक संप्रदाय का, है ना। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम क्या था, सुब्रदांगी था। अशोक की माता का नाम क्या था, सुब्रदांगी। देखो इसकी, यदि मैं पत्नी की बात करूं, अशोक की पत्नी की बात करूं, पत्नियां बहुत सारी थी भाई इसके, देखेंगे। तो सबसे पहली का तो नाम था देवी, ये दूसरी थी कवाराकी, तिरक्षिता, और एक थी पद्मावती। ठीक है, ये क्या थी, पद्मावती। एक और थी इसकी पत्नी, उस पटरानी थी वो इसकी। एक पत्नी और थी भाई इसकी, पत्नी क्या, पटरानी थी वो। ये इसकी 4 पत्नियां थी, देवी, कावारुकी, कावारुकी, और जी तिरक्षिता, और पद्मावती। ठीक है, ये सब सारी की सारी क्या थी, इसकी पत्नियां थी। ठीक है। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था। किस धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बाद में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक ने शिलालेख में ब्रह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक 4 लिपियों का क्या करा था भाई, प्रयोग किया था। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ पर मिलते हैं, अफगानिस्तान में। ख्रोष्टी लिपि के कहाँ पर मिलेंगे, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। और शेष कहाँ पर मिलेंगे, ब्रह्मी के जो बचे वे कहाँ पर मिलेंगे, भारत में। ठीक है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख यानी पत्थरों पर लिखना, स्तंभ मतलब गोल स्तंभों पर लिखना, गुहा मतलब गुफाओं में लिखना। तो ये 3 तरह के पाए गए। तो अशोक के शिलालेख की खोज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, तो वो की थी फैंतलट ने। किसने करी थी भाई, फैंतलट ने। इनकी संख्या कितनी थी, 14 थी। अशोक के शिलालेख को पढ़ने की सबसे पहली सफलता किसको मिलती है, तो जेम्स प्रीसियस को। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने नाम सुना ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, ये टकसाल अधिकारी। खोज करने के लिए आया था प्रिंस फैंतलर।
कौन आया था? फैंथलर। फैंथलर ने क्या करा, जब खुदाई करी, साक्ष्य प्राप्त करे, तो उसे क्या है, स्तंभ मिले, कुछ शिला मिली, तो उसने उन्हें क्या है बाहर निकाल के रख दिए। तो कुछ टाइम बाद वर्षा हुई, धूप लगी, तो वो कहा कि पूरी तरह से साफ हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी आया था जिसका नाम क्या था? जेम्स ब्रिसेस। उसको अच्छा खासा ज्ञान था किन का? लिपियों का। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी और गीर कर्माई, चारों लिपियों का क्या था उसे ज्ञान था। तो उसने पढ़ा, तो अशोक के बारे में से लिखा गया था। फिर उसने खोज की कि ऐसा कुछ है, तो उसे पता लगा कि वास्तव में क्या है, मगध का कोई शासक रहा है, कौन? अशोक। और उसके बारे में सब कुछ यहाँ पर क्या है, लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखेंगे। तो अशोक के शिलालेख पढ़े, वो कौन था? जेम्स ब्रिसेस। अशोक के जो शिलालेख की खोज की, तो वो कौन था? प्रादेटिव फैंथलर, है ना। अशोक के प्रमुख शिलालेख, उनमें वर्णित विषय, ये चीजें आप क्या है इसमें खासकर ध्यान रखेंगे अशोक के बारे में। तो पहला शिलालेख क्या है? इसमें पशु बलि की क्या की गई? निंदा की गई। ठीक है। फिर जो है इसमें अशोक ने मनुष्य पशु दोनों के लिए चिकित्सा के लिए क्या किया गया? प्रबंध किया गया, है ना। और इसी में क्या है, पशु बलि की निंदा से बात। तीसरा है, राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया गया कि 5वें वर्ष के उपरांत तो दौरे पर जाएंगे और शिलालेख के कुछ प्रमुख नियमों का क्या है उल्लेख करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पहला, दूसरा। ठीक है। और सारी प्रजा मेरी, सारी क्या है, प्रजा मेरी क्या है, संतान है। ये भी किस में कहा था? पहले वाले में ही कहा रखा है, इसी में लिखा हुआ है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है। ठीक है। और एक इसमें ध्यान से देखेंगे, 7वें और 8वें की बात करेंगे, है ना। 7 और 8वां ध्यान रखना। इसमें क्या है, इसमें अशोक के तीर्थ यात्रा कर का क्या है उल्लेख मिलता है। और ये ध्यान रखना, यही सबसे क्या है, बड़ा शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो वो ध्यान रखे भाई, 7वें की बात करेंगे, है ना। ध्यान रखना, 7वां 8वां। 9वें को छोड़ देंगे, फिर बात करेंगे सिद्धि किसकी? 13वें की। 13वें शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध का वर्णन, देखिए ध्यान रखना, इसमें पहले शिलालेख में एक बात कही गई कि पशु बलि की हत्या पर क्या गई? निंदा की गई। लेकिन इनके अपने ही राज्य में, राजमहल में, ध्यान रखना, हर बार क्या है, 3 मोर और एक हिरण रसोई घर के लिए लाया जाता था। 3 मोर और एक हिरण रसोई घर के लिए बुलाए जाते थे, मतलब खाने के लिए आते थे। और इसने की निंदा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी लिखा हुआ मिल रहा है उससे सब हम क्या है पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, 14 शिलालेख के बारे में। इसमें हमें पहला, दूसरा, 7वां 8वां ध्यान रखना, और 13वां शिलालेख रखना कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है, तो उसमें 13वें में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो कौन सा है? 7वां 8वां आपको मिलेगा, यात्रा वृत्तांत। इसमें जहाँ तक भी क्या है, बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इसमें क्या है, सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, इनमें क्या है यात्राएं होती रही और उसके बारे में क्या है लिखते चले गए। तो सबसे बड़ा शिलालेख ये बना। पहले का ध्यान रखें कि पशु बलि हिंदा में क्या की गई? हत्या की गई। और इसी में कहा गया है कि सारी प्रजा मेरी क्या है? संतान है। ठीक है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? स्तंभ लेख जो है वे कितने हैं? 7 है। शिलालेख कितने थे भाई? 14। केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो प्रयाग प्रस्थम लेख तो कहाँ पर है? यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ को, लेख को अकबर ने क्या कर लिया था? इलाहाबाद ले गया था। देखो, प्रयाग प्रस्थम लेख को क्या है, इसका दूसरा नाम मैं लिख रहा हूँ, तो इसका दूसरा नाम है रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख। जब किसको, अकबर को पता चला कि कोई एक अभिलेख लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख कहा गया। प्रयाग तो उसे बोला गया क्योंकि कहाँ पे चला गया था? इलाहाबाद में। पहले कहाँ था ये? कौशाम्बी में। तो कौशाम्बी में इसका नाम था रानी का अभिलेख। तो रानी के बारे में कुछ लिख रहा होगा, ऐसा सोचकर क्या है, किसने उठा लिया? अकबर ने उसको क्या है उठवा लिया और कहाँ पर पहुंचा दिया? अपना प्रयाग या इलाहाबाद में उसको क्या है लगवा दिया। और उसके बाद जब उसे पढ़ा गया, उसके बारे में जानकारी ली गई, रानी के अभिलेख के बारे में, तो उसमें जो विषय था उसका, उसमें जो लिखा हुआ था, तो वो था दर के बारे में। दर यानी कि आपको पता ही है, टैक्स। उसमें क्या था, दर की क्या थी? 1/6। और 1/6 से कितनी कर दी थी? 1 घटाकर 1/8 कर दी गई थी, है ना। ध्यान रखना। तो ये सिस्टम उसके अंदर क्या है लिखा गया था। लेकिन इसने क्या है, रानी का अभिलेख मतलब उसके सुंदरता का वर्णन होगा, ऐसा कुछ सोच के क्या है, उसे वहां से कौशाम्बी से कहाँ पहुंचा दिया गया? इलाहाबाद पहुंचा दिया गया, है ना। अगला देखें, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा में दिल्ली में ले जाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट सी है। फिर दिल्ली मेरठ की बात करेंगे तो उसमें भी क्या है, इस टाइम फिरोज शाह द्वारा ही लाया गया था, वो भी दिल्ली ले जाया गया। रामपुरवा कहाँ है? चंपारण बिहार में स्थापित है आज भी। ठीक है। सीरिया अरे या चंपारण में है, लोहियानंदन चंपारण में है। तो कौशाम्बी अभिलेख, यही वाला जो हमने पढ़ा था ये,
कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है ना, ध्यान रखें। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है, तो रुम्मीदेई, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा कौन सा है, तो कौन सा है, रुम्मीदेई। सबसे बड़ा कौन है, सातवां अभिलेख है स्तंभलेख। इसमें लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा कर दी गई थी, है ना, ध्यान रखना इस सारे के सारे बारे में रुम्मीदेई में। अशोक का सातवां अभिलेख सबसे क्या है, लंबा है, जिसमें किसका वर्णन मिलता है, यात्रा का। अभी हमने पढ़ा है किसका में वर्णन मिलेगा, यात्रा का, है ना, सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ये सब के सब। प्रथम पृथक शिलालेख में है घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे क्या है, बच्चे हैं। ये मैंने अभी आपको बताया था कि सभी मनुष्य क्या है, या सभी प्रजा मेरी क्या है, संतान है। ये वही बात है। अशोक का सारे कुना अभिलेख ग्रीक और अरमिक भाषाओं से प्राप्त हुआ है, यानी कि दो लिपियों में लिखा जाने वाला शिलालेख कौन सा है, तो वह है सारे कुना, जो कौन कौन से में लिखा गया है, ग्रीक और अरमाइक भाषा में। तो साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र की काफी जांच परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षक अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर यानी कि जासूस को कहा जाता था। चर किसको बोला जाता था, जासूस को बोला जाता था, किसमें, अर्थशास्त्र में। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5। प्रांतों को क्या बोला जाता था, चक्र। प्रांतों को क्या बोला जाता था, चक्र। प्रांतों के प्रशासन कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था, है ना। तो इकाई कितनी है, ध्यान रखना, प्रशासन की जो इकाई है वो है 5। प्रशासन की इकाई वो कितनी है भाई, 5। तो वो था, सबसे पहले चलें, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, है ना। कुल यानी कि परिवार, उसके बाद गांव, गांव के बाद क्या है ये अपना, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कस्बा। उसके बाद क्या है, जन यानी कि राज्य, और राष्ट्र मतलब क्या है, पूरा का पूरा देश। तो ये 5 तरह के भाग थे, जिनको हम क्या करेंगे, प्रशासन की इकाई के रूप में क्या है, पढ़ेंगे। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। सबसे छोटा क्या है, कुल, और सबसे सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्र। ठीक है। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा आपके क्या होगा उसमें, है ना। तो प्रशासनिक सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम। यहाँ कुल की बात नहीं थी, ग्राम से स्टार्ट कर रखा। तो प्रशासकों में सबसे छोटा क्या था, गोप था, जो 10 ग्रामों का शासक संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, है ना। मेगस्थनीज की यानी कि पुस्तक में लिखा हुआ है कौन सी, इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है, इंडिका, जिसमें लिखा हुआ है ऐसा। तो मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म या दान विभाग का प्रधान होता था। ये इसका मंत्रिमंडल है पूरा का पूरा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट वो है, बिक्री कर के रूप में वसूल का 10वां भाग वसूला जाता है। इसे बचाने वाले को क्या दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। ठीक है। जिसे क्या बोला गया, एग्रोनोमाई मार्ग का निर्माण अधिकारी था। मार्ग की बात करेंगे, इसमें एक मार्ग की बात कहेगी जिसका नाम था उत्तरापथ। उत्तरापथ मार्ग, है ना, जिसे आगे चल के क्या बोला गया, जीटी रोड। अशोक के समय में से क्या बोला गया था, उत्तरापथ मार्ग। उस समय कच्चा था, जीटी रोड हुआ तो पक्का हुआ, है ना। तो जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक और 9,000 हाथी और 8,000 क्या थे, रथ। किसमें, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में। जब उसने किसको हराया था उस समय, किसको भाई, सेल्यूकस निकेटर को हराया था, है ना। इस उस समय की बात है। तो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, सेनापति। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, लाइन है। ठीक है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले को क्या बोला जाता है, गुप्तचर को क्या बोला, संस्था। ठीक है, ध्यान रखना। और जो घूमकर कार्य करती थी उसे बोलते थे क्या, समिति, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कार्य करने वाली गुप्तचर विभाग क्या बोलते, संचार। उसको क्या बोलते थे, संचार। तो गुप्तचर विभाग यहाँ पर क्या है, 2 तरह के होगी। ऐसे आप अपने नोट्स बनाते चले, गुप्तचर विभाग। ठीक है। एक तो है संस्था, और एक क्या है अपना, संचार।
तो ये क्या थी, स्थिर अपनी जगह है ना, और ये क्या है, गतिमान, जो क्या है चलती फिरती थी, ये क्या है अपनी जगह एक जगह क्या है सटीक थी। ये क्या थे, हमारा गुप्तचर विभाग था। आगे चलेंगे भाई। अशोक के समय जनपदीय न्यायाधीश को क्या बोला जाता था, राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था, सीता भूमि। ठीक है। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या बोला जाता है, अदेव मात्रक कहा जाता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, ये मैंने आपको बताया था, इंडिका पुस्तक में लिखा हुआ है कि कितने भाग में है, तो कितने हैं इंडिका, ठीक है ध्यान रखना। तो 7 भाग। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूप जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन कितने समय तक चला था, तो वो 137 वर्षों तक चला था। ठीक है ध्यान रखना, कितने वर्ष तक, 137 वर्ष तक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति किसने, पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और मगध पर कौन सी नींव डाली थी, तो शुंग वंश की नींव डाल दी थी, है ना, ध्यान रखना। इसके बाद जो वंश चलेगा वो कौन सा होगा, ब्राह्मण वंश होगा। ठीक है। ब्राह्मण वंश के बारे में देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी, ये आप ध्यान रखें। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया, है ना। इंडो यूनानी शासक कौन था, मिनांडर। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके लिए पंतजलि अश्वमेध यज्ञ कराए, है ना, ध्यान। अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं मैं आपको बता रहा। अश्वमेध यज्ञ क्या है, ऋग्वैदिक काल के समय से चलते हुए आ रहे हैं। उसमें क्या होता है, एक घोड़ा क्या है छोड़ दिया जाता था और यज्ञ स्टार्ट कर दिया जाता था। यज्ञ ये था कि यदि कोई भी घोड़े को इसको रोकेगा, जहां तक ये घोड़ा जाएगा वहां तक ही क्या है अपना राज्य होगा। यदि कोई इस घोड़े को रोकता है, कोई भी राज्य, तो उस वो क्या है अपने हमारे साथ क्या है युद्ध करेगा या फिर हमारी स्वाधीनता स्वीकार करेगा। तो ये थे 10 अश्वमेध यज्ञ, ध्यान रखना ये क्या थे, अश्वमेध यज्ञ, इन्हें कहा जाता था। अगला है भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 वर्ष ईसा पूर्व वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम शासक राजा जो था वो कौन था, सुशर्मा था, है ना। और सिमुक ने क्या है सातवाहन वंश की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। तो सातवाहन वंश के बारे में जो इंपोर्टेंट है उसको हम लगाते चलेंगे अपनी बुक में निशान, ठीक है दोस्तों। तो सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, ये ध्यान रखें सबसे ज्यादा कि सातवाहन का प्रमुख शासक कौन थे, तो वो कौन थे, सिमुक के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं कौन थे, गुणांडे थे। हाल ने गाथा शतक तथा गुणांडे ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। रचना भी आप याद रखें। सातवां शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन तथा कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का जो आरंभ किया था वो किसने करा था, सातवाहन शासकों ने किया था, ध्यान रखें भाई इसका भी आप। ये सातवाहन शासकों ने क्या है सबसे पहले मुद्राओं को जो है, सॉरी दान देने की, जो भूमि दान देने की जो प्रथा शुरू करी थी वो किसने करी थी, ब्राह्मणों को। तो सातवाहन है। सातवाहनों की भाषा कैसी थी, तो प्राकृत और लिपि ब्रह्मी। सातवाहनों का समाज कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक। आर्यों का समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक था, है ना आर्यों का। इनका कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति है कला के चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफा, ये ध्यान रखें। राष्ट्रकूटों में इसका नाम आया है ना। का निर्माण एवं नृत्य विकास, सतकर्णी अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। भारत में यवन के राज्य है। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी जो थे, तो सबसे पहले कौन आया था, तो वे आए थे हिंद यूनानी, उसके बाद शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। ठीक है। तो सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अनुच्छेद बनाए रखा, है ना, सबसे पहले ये तय। तो एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोकस प्रथम ने किया। बैक्टीरिया पर डायोटरस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रम से शासन दिया। डियोटरस सेकंड, डियोटेसम, डेमिट्रियस, मिनेंडर, यूकेट्राइस, एंटी अल्टिस और हार्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के शासक
डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध और बहुत बड़े भाग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाए, इसे ही हिंद यूनानी का बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। हिंद यूनानी शासकों का सबसे विख्यात राजा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडो यूनानी शासक का सबसे विख्यात राजा कौन हुआ, तो वो कौन था भाई, मिनांडर। कौन हुआ, मिनांडर। इसने अपनी राजधानी साकल को बनाया। मिनांडर ने नागसेन को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने बौद्ध नागसेन से क्या ली थी, बौद्ध धर्म से दीक्षा ली थी। और ये क्वेश्चन अगला बनेगा, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित है जिसका नाम क्या है, मिलिंद पन्नो। जिसका नाम क्या है, मिलिंद पन्नो या मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस पुस्तक का नाम क्या है, मिलिंद पन्नो। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी हुए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा गया है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। तो भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे, तो इंडो यूनानी शासकों ने, हिंद यूनानी शासकों ने क्या करे थे, जारी करे थे शुद्ध सोने के सिक्के। तो हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान के प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला का उत्तम उदाहरण है। शक, यूनानियों के बाद कौन आए थे भाई, शक आए थे। और शकों के बाद क्या आए, पहलव। और पहलव के बाद कुषाण। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में क्या चलाया था, विक्रम संवत चलाया था। ये इसका ध्यान रखे भाई, लाइन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका भी समझाऊंगा इस किस तरह से। उसी समय विक्रमादित्य लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या इतिहास में कितनी तक पहुंची थी, तो 14 तक पहुंची थी। परंतु सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य रहे। तो ध्यान रखने, एक तो है विक्रम संवत, इनके बारे में पूछ लिया जाता है भाई, ध्यान रखें। और एक है शक संवत। तो विक्रम संवत जो चलाया था वो कब चलाया था, 58 ईसा पूर्व में। शक संवत कब चलाया था, तो 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुजरात, ये देखो, शकों के अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार में ऐसा का काफी लाभान्वित हुई। भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो वो कौन था, रुद्रदमन। शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ, रुद्रदमन, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। इन्होंने काठियावाड़ के अर्ध सुदर्शन झील का निर्माण जितोपन का है। तो ये पूछा जावे कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने कराया था। मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। तो वो करवाया था रुद्रदमन ने भाई। बात समझ आई, किसने कराया था, तो रुद्रदमन ने कराया था। इसका ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने कराया था, तो रुद्रदमन ने। ठीक है, रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने अपने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखा था जिसका नाम क्या था, गिरनार अभिलेख। इसे पहले सबसे पहले प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने छत्रप कहते थे। तो विशुद्ध भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो गिरनार अभिलेख। किसने लिखा था, रुद्रदमन ने। पहलव के बाद कुषाण आए जो यूची और तोकरी भी कहलाए। यूची नामक एक कबीला 5 किलो में बटा था, उन्हीं में एक कुल के थे। कुषाण, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कड़फिसेंस थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कनिष्क के 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये मैंने शक संवत बताया था, सॉरी। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। ये है जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार द्वारा कौन सा संवत प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक संवत आपने पहले पढ़ा था, हिजरी संवत। वो किसने चलाया था, तो वो किसने चलाया था, मोहम्मद साहब ने चलाया था, है ना। तो ध्यान रखें, तो 78 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया जिसका नाम था शक संवत, और जिसे भारत सरकार द्वारा क्या है, प्रयोग लाया जाता है। चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, तो वो किसके समय में हुई थी भाई, किसके समय में हुई थी, तो वो कुंडल वन में हुई थी। और किसके समय में, कनिष्क के समय में हुई थी। आपने पढ़ी थी ए के, है ना। तीसरी बौद्ध संज्ञा से अशोक के समय में हुई थी, वो हमें याद है उसके बारे में। तो कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। पांचवी बौद्ध संगति भी हुई थी, वो हुई थी हर्षवर्धन के समय में, आगे चल के पढ़ेंगे उसे।
तो कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं के उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो वो कौन था भाई? चरक, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था? चरक संहिता थी, है ना, ध्यान रखिए, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था? चरक संहिता। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? तो वो कौन है? वसुमित्र है। ये आप लगाते चलेंगे अपनी बुक में शान। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया है। कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो वो है महाविभास। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण किसकी रचना की थी? बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये पूछा जाए तो वो है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महावेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाएगा भाई? नागार्जुन को, ध्यान रखना। और नागार्जुन की पुस्तक भी पूछ ली जाती है। तो माध्यमिक सूत्र की पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कौन है? नागार्जुन है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने करा था? नागार्जुन ने ही किया था। ठीक है, ध्यान रखें भाई, इसका ये बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अपनी बुक में इसको क्या है, लगाते चलेंगे इंपॉर्टेंट करके। कनिष्क की मृत्यु 102 में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो कुषाण थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो वो कहाँ पर हुआ था भाई? चीन में। गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में पाया गया। और कहाँ है? कौशाम्बी में पाया गया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो कौन था भाई? श्रीगुप्ता, है ना। कौन था? श्रीगुप्ता के बारे में पढ़ेंगे गुप्त वंश को लेकर।